Let us start with our today's lecture. Continuing with accounts, what we have discussed yesterday. घर पे जाके किया रिवाइज किया? बुक ही नहीं है, कहां से किया? डाउनलोड किया? गुड, एंथुसियास्टिक। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते। Let us revise what we have discussed yesterday and then we move further. We started our discussion with what do you mean by accounts? Yes or no? So what do you mean by accounts? So accounts is nothing but a language of business. We started our discussion with the terminology or the word. What do you mean by accounts? So accounts is nothing but what? It's a language of business. And what do you mean by language? Yes, what do you mean by language? Language is nothing but medium of communication. Language is nothing but what? Medium of communication. कि आप क्या बोलना चाहते हो और सामने वाले को क्या समझाना चाहते हो, वो अगर समझ जाता है, then that mode of communication is called as language. जरूरी नहीं है कि सब कुछ बोल के ही आप कम्युनिकेट करो, बोले बगैर भी लोग बहुत कुछ कम्युनिकेट कर लेते हैं इशारों में, बराबर है। So it is nothing but a language is mode of communication. That is what the accounts is. Accounts or else the financial statements which are end product of accounts are nothing but mode of communication. They communicate the business model, they communicate the happenings in the business, they communicate the result of the business, they communicate the position of the business. Without speaking to other, we can communicate. क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट खुद सबके घर पे जाके प्रॉफिट को समझाता है? नहीं, बराबर है। कोई भी शेयर होल्डर या तो कोई भी बैंकर या तो कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बैलेंस शीट और पी&एल को हाथ में लेता है तो क्या उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट समझाने आता है? क्या वहां पर उसका फोन नंबर लिखा रहता है? फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू मे कॉल? नो। ये सैलरी का एंट्री कैसे आया, आपने इसको कैसे चेक किया, क्या कोई क्वेश्चन करने वाला है? नो। समझ में आ रहा है? इट इज ऑटोमेटिकली कम्युनिकेटेड कि हाँ भाई सैलरी का पूरे साल में इतना खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का पूरे साल में इतना खर्चा हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट इतना हुआ, क्वार्टरली प्रॉफिट इतना हुआ, ईयरली प्रॉफिट इतना हुआ, हाफ ईयरली प्रॉफिट इतना हुआ, पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट ये है। कैश फ्लो बोले तो पैसा आया कहां, पैसा गया कहां बिजनेस में, बराबर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के बंदे को पता चल जाएगा कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है, समझाने कोई नहीं आता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज and it communicates what? The business model. Hence it is, accounts is what? Language of business. That was the first thing we understood. Now thereby we understood that how shall we start with accounts? Bolo, how shall we start with accounts? First step is to what? Identify the transactions. Yes or no? पहला स्टेप क्या था? Identification of transaction. अकाउंट्स चालू करने के लिए मुझे इनपुट चाहिए, इनपुट का प्रोसेस होगा तो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इनपुट के लिए मुझे क्या चाहिए? ट्रांजैक्शंस। इनपुट के लिए मुझे क्या चाहिए? ट्रांजैक्शन। जो हमने हमारे फ्रेंड की डायरी ली, उसको बोल दिया था कि जो तेरे हिसाब से जो भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस होता है तो लिखते रहना, तो नोट करते रहना, बात का काम मेरा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो मेरे पे छोड़ दे, बराबर है। सो इनपुट वाज ट्रांजैक्शंस, देन वी डिड व्हाट? वी आइडेंटिफाई दोस ट्रांजैक्शंस, then we recorded the transactions, बराबर है। बुक ऑफ एंट्री, बुक कीपिंग, we recorded those transactions in a raw format, सिर्फ उसका एंट्रीज पास किया, पूरे डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जो ट्रांजैक्शन आता था उसका क्या किया हमने? एंट्री पास किया, ठीक है। पूरे साल के सारे ट्रांजैक्शंस कवर करने के बाद अभी क्या करने का? अभी हमको क्लासिफाई करने का।
क्या किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? लेजर वाइज। लेजर बोले तो हर एक चीज का एक अकाउंट्स ओपन करेंगे और अकाउंट्स वाइज हम क्लासिफाई करेंगे। ओके, सो दैट वाज आवर नेक्स्ट स्टेप व्हिच वाज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। देन इट कम्स व्हाट? समराइजिंग। समराइजिंग बोले तो एक बार सारे साल के सारे ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई हो गए, जो जिस अकाउंट में जाएंगे, सारे सेल्स वाले एक साइड चले गए, परचेज वाले एक साइड, कैश वाले एक साइड, एक्सपेंसेस वाले एक साइड, सब कुछ हो गया। अब क्या? अब अपना काम आता है सारे अकाउंट्स को क्लोज करो और सारे अकाउंट्स का एक स्टेटमेंट बनाओ, स्टैंडिंग बनाओ कि भाई क्या है, प्राइमा फेसी स्टैंडिंग की पोजीशन क्या है। ठीक है, सो दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट? समराइजिंग। दैट इज प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयरिंग ऑफ व्हाट? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अभी आपका क्या आएगा? अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो हम क्या मानेंगे? व्हाट डू वी कंसिडर आवरसेल्फ? वी आर मैथमेटिकली करेक्ट, वी आर अरिथमेटिकली करेक्ट। इट मींस कि कहीं पे भी फिगर्स पोस्टिंग में हमने गलती नहीं की, फिगर्स के पोस्टिंग में हमने गलती नहीं की। 1000 इधर लिखा है तो 1000 इधर भी लिखा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज परफेक्ट व्हेन ट्रायल बैलेंस टैलीज। अब एक बार वो खत्म होता है, देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग व्हाट? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट आता है या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है। ट्रेडिंग किनके लिए होता है? जो ट्रेड करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग? For example, Big Bazaar, whether it is a trading or manufacturing, trading, it buys, it sells. जो परचेस करता है ऐसा कैसा भी देता है अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के, बराबर है। बट लेट्स से पार्ले जी द कंपनी, वो मैन्युफैक्चर करके बेचता है। समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग। सो आइदर देयर वुड बी ट्रेडिंग अकाउंट और इट वुड बी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बराबर है। दैट इज विथ रिगार्ड टू बिजनेस। विथ रिगार्ड टू प्रोफेशनल्स देयर वुड बी व्हाट? प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हॉस्पिटल्स, उन लोग के लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट होगा क्या? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होगा? मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा? नो, क्या होगा? क्या होगा? ये दो अकाउंट आएगा? ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आएगा? नहीं, ये फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा। सीधा क्या आएगा? पी एंड एल आएगा। ओके, क्या मेरा पी एंड एल अकाउंट आएगा? What do we have? What is the difference between P&L and income and expenditure? Profit loss and income expenditure में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड होगा। ओके, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आपका बनाएंगे तो आपका जो भी इनकम एक्सपेंडिचर वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो सब उसमें कंसीडर होगा। ओके, चलो इसमें सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। अच्छा, तो इधर के डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे जाएंगे? P&L के ट्रेडिंग, और इधर आप बोल रहे हो बोथ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर आएंगे। ओके, नाउ फर्दर वन मोर डिफरेंस, हु प्रिपेयर्स इनकम एक्सपेंडिचर एंड हु प्रिपेयर्स P&L? सर्विस इंडस्ट्री, बराबर है। दे जनरली प्रिपेयर व्हाट? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रादर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रादर गिविंग अ नॉमेनक्लेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट they'll speak इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आ रहा है? सो रिश्ता वही, सोच नहीं, ऐसा है। यहाँ पे जिस चीज को जो कहते हैं वो उसके हिसाब से कहते हैं क्योंकि उसका बिजनेस वैसा है। इधर वही चीज को दूसरे नाम से पुकारेंगे क्योंकि यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट वैसा है।
क्लियर है? सो दैट इज व्हाट प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट सब जगह पे सेम रहेगा. ओके, बैलेंस शीट इज नथिंग बट इट डिफाइंस what does balance sheet means? कब का? Balance sheet shows financial position at the end of year. Then accounting year, चलो accounting year, financial year, accounting year. Yes or no? Yes or no? गलत. गलत. Balance sheet shows financial position as on that day, not the year. There is a difference between as on that day and for the year ended. What you write for P&L? What you write for P&L? For the year ended. Okay, what you write for P&L? For the year ended. It means कि पूरे साल का ये प्रॉफिट है. And for balance sheet what you write? As on that date. It means कि ये बैलेंस शीट जो है आपके हाथ में वो वही दिन की पोजीशन शो करता है. 1 अप्रैल को पोजीशन कुछ और हो सकती है. समझे? So you have to understand each and every word. You cannot take this balance sheet and claim कि 1 अप्रैल को भी मेरी वही पोजीशन है, आज भी वही पोजीशन है, कल भी वही पोजीशन रहेगा. नहीं, बैलेंस शीट ऑलवेज शोज पोजीशन फॉर दैट सिंगल डे. क्लियर है इतना? एनी डाउट्स? तो क्या बैलेंस शीट हर रोज बन सकती है? यस, वी कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट डेली. कैन वी प्रिपेयर P&L डेली? यस, वी कैन प्रिपेयर P&L डेली. भाई किसने बोला खाली ईयरली बनता है? क्वार्टरली भी बन सकता है, मंथली भी बन सकता है. मुझे हर रोज का प्रॉफिट चाहिए तो मैं हर रोज का P&L बनाऊंगा. किसने मना किया? मना किया किसी ने? नहीं. मुझे हर 15 दिन में जानना है कि मेरा कंपनी प्रॉफिट क्या करता था. आई विल प्रिपेयर P&L एवरी फोर्टनाइटली, आई विल प्रिपेयर एवरी मंथली, आई विल प्रिपेयर एवरी क्वार्टरली, आई विल प्रिपेयर 6 मंथली, आई विल प्रिपेयर ईयरली. समझ में आ रहा है? So there is no bar, there is no time frame. But normally when a financial statements are published, they are yearly. Financial statement for external users, for internal users for comparison purpose and all etc. as per statute, that is yearly. But for internal purpose I can prepare it daily. I can prepare balance sheet as well daily. बराबर है? क्लियर है? तो वो जो एक मिथ रहता है दिमाग में उसको थोड़ा भी क्लैरिफाई कर देना. क्लियर? क्योंकि आगे जाके आप जॉब पे जाएंगे और डायरेक्टर आपको पूछता है कि मुझे 5 दिन का P&L अकाउंट बना के दो, आप उन पे हंसना नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं है, P&L तो ईयरली बनता है. बराबर है? और हमको अपॉइंट करने चला था. क्लियर? हाँ. सो दैट इज अ केस. तो एक बार ये बन गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म, फिर क्या? एनालिसिस चालू. So that was what the process, and this process is called as what? Accounting. The process of recording till preparing or analyzing, that whole process is called as what? Accounting process. Clear? So we can say that this is called as bookkeeping. Bookkeeping is restricted to this box. If you go out of bookkeeping, there comes what? Accounting. There comes what? Accounting. And move out of that, there comes accountancy. Okay, so bookkeeping is the first step. Accounting का और एक
बेसिक लैंग्वेज में अकाउंटिंग का मतलब जानना है ना, देन यू कैन सिंपली से इट इज मेथड ऑफ preparing books of accounts. Accounting is nothing but a method of preparing books of accounts. How many types of accounting we have? How many types of accounting? Whether accounts has a branches, whether there are branches of accounts, whether there are branches of accounts, yes or no? No? Yes, तो बोलो yes. है क्या ब्रांचेस? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ अभी आ रहा है. कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सर आप पूछते हैं तब नहीं आता है, बस आप एक बार एक वर्ड बता दो, फिर तो हम पूरा पेपर लिख के आ जाएंगे. बराबर है, जैसे मैं वहां पे प्लेकार्ड लेके खड़े रहने वाला हूं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ह्यूमन रिसोर्स अपना, हाँ अपना भी अकाउंट होता है. बराबर है. देन social responsibility accounting, that is called as normally EVA, economic value added. Social responsibility accounting. Okay, so these are nothing but branches of accounting. Means accounts is not restricted to this debit credit and the financial aspects which you have seen. In coming time you will be coming across cost accounting, you will be coming across management accounting, you will be coming across again these two branches of accounting as well. Cost and management you will be seeing in intermediate, and cost management, HR and social responsibility accounting including financial accounting तो constant रहता है, you will be seeing in final. Okay, so सब कुछ आएगा धीरे धीरे, बट क्या क्या आने वाला है उसका एहसास हमको अभी से होना चाहिए. क्लियर है इतना? Shall we go ahead? So this is almost our the first chapter, meaning and scope of accounting. Accountancy is a macro term which involves the art of preparing, keeping it consistent, means keeping these accounting policies and concepts in a consistent manner, that is following that thing in a consistent manner, and continuously you keep on thrust that it maintains that quality. That is nothing but an accountancy. Accountancy is a kind of subject as a whole, and which covers everything, which covers from the concepts till implementation, till analysis and consistent follow-up of all the things. That is accountancy. Okay. ये एक डिस्टिंक्शन है, उसको आपको याद करना है. ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ठीक है, ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड. स्टिल लेट अस डिस्कस इट अगेन, रादर रीड इट अगेन. बुक कीपिंग, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस concerned with recording of transaction. It is a process concerned with recording of transactions, whereas accounting is a process concerned with summarizing of the recorded transaction. Means इधर जो transactions record होता है वो process जब summarization तक आता है, then the accounting starts. It constitutes base
फॉर अकाउंटिंग मीन्स यहां से अकाउंटिंग चालू होता है. इट इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ओके, why I am taking this? Because theory plays an equal part in your exams. 30 मार्क्स का थियरी आता है जो आपको अटेम्प्ट करना है. So you have an advantage that if you know the accounts theory better, so out of that 50 marks barrier, at least out of 30 you can score up to 20-25 in theory. And believe me, once you create an impact on theory, it means that you show your knowledge as a theoretical knowledge आपके पास बहुत अच्छा है, तो आगे जो कॉन्सेप्ट्स जो टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स में, उसमें भी आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे. दिस इज अप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट एज वेल एंड फाइनल एज वेल. हम स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि इंटरमीडिएट और फाइनल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छे से करके जाए, फाइनल में इन डेज बहुत अच्छे से करके जाए, बिकॉज दैट टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स. अगर वो कॉन्सेप्ट्स का प्रेजेंटेशन आपने एग्जामिनर को बता दिया, इट मीन्स दैट यू हैव वोन हाफ द रेस. बिकॉज इन सी एग्जाम्स just matching of answers is not required. You have to give them reasons why these answers have been arrived. तो वर्किंग नोट्स हमको हमेशा बनाना पड़ता है. जब प्रैक्टिकल चालू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा. तो इसीलिए मैं थियरी पे ज्यादा फोकस करता हूं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. वी नो इट इज जस्ट एंट्री प्रोसेस. But in accounting, financial statements are prepared in the process and which is on the basis of bookkeeping. Managerial decisions cannot be taken. Yes, here managerial decisions can be taken. There is no subfield of bookkeeping. Subfield of bookkeeping बोले तो branches नहीं है इसका. Bookkeeping बोले तो normal you have to keep the basic records. Yes, there are various subfields like financial accounting, management accounting, etc. Financial position cannot be ascertained, whereas financial position can be ascertained. So this is 6-pointer difference. Now one more thing, whenever in exam the difference is asked, difference between is asked, आप लोग ऐसा 12th स्टैंडर्ड जैसा नहीं लिखेंगे, बराबर है. मुझे पता नहीं आप लोग 12th स्टैंडर्ड में किस तरह से डिफरेंस को प्रेजेंट करते थे, बट एटलीस्ट इसके जैसा तो प्रेजेंट नहीं करेंगे. आप हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. पॉइंट 1, सो यू विल राइट, ऐसा हेडिंग भी नहीं डालना है. बुक कीपिंग का पॉइंट है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग का पॉइंट है. पॉइंट 1, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. रादर इट इज नहीं, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. वेयर एज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस with summarizing of the recorded transaction. That is point 1. Leave one line, second point, and third and fourth and fifth. Okay, so always you will write in a paragraph format. Clear hai? So that is what they say. Bookkeeping is just a nano process, accounting is a micro process, and accountancy is a macro process. Financial accounting, management accounting, branches, subfields, social responsibility accounting, and human resource accounting. Limitations and all. ये रोल ऑफ अकाउंटेंट जो है, आई एम नॉट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दिस, बिकॉज ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर स्टडीज ऑलमोस्ट सब चीज इसमें आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अपना काम क्या है एज एन अकाउंटेंट, तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, देन स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट वगैरह वगैरह जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. टैक्सेशन का काम रहता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम रहता है. इन शॉर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या रहेगा, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस देना एंड अदर सर्विसेज. सो दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट चैप्टर. ऑलवेज आफ्टर
your chapter gets over, institute has again wonderfully drafted module in terms of this summary. हर एक चैप्टर के बाद समरी है, हर एक चैप्टर के बाद समरी है। समरी बोले तो पूरे चैप्टर में जो भी चीज एक्सप्लेन किया है ना, उसका एकदम शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में 1 या 2 पेज में पूरे चैप्टर को कवर कर लेता है। एंड दिस समरी is a best thing for last time revision. This summary is a best thing for the last time revision, and I urge to the student कि ये जो summary है ना, ये जो summary है वो आप इसमें से नहीं पढ़ना, आप इसमें से नहीं पढ़ना, because what my vision is to make you learn is you prepare your own summary book. समझे नहीं समझे? मैंने आपको कैसे पढ़ना है वो नहीं बताया ना अभी तक। देखो, इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स के लिए हाउ यू शुड प्रिपेयर, देन यू शुड प्रिपेयर इन अ वे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द राइटिंग प्रैक्टिस। जितना लिख लिख के करोगे उतना अच्छे से याद रहेगा, जितना लिख लिख के करोगे उतना अच्छे से याद रहेगा। If you are reading theory, then read one chapter or read one concept, close your books and write it down what you have read. दिमाग में जितना भी आता है ना उतना सिर्फ लिख दो। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद टेस्ट योर मेमोरी। दिस इज कॉल्ड एज अ क्विक मेमोरी टेस्ट। कीप टेस्टिंग योर मेमोरी। बराबर है? आंख बंद करके याद करो और उसको पेन डाउन करो, लिख दो। एक बार लिखोगे हो सकता है सिर्फ आप 30% लिख पाए, दूसरी बार लिखोगे हो सकता है आप 60% लिख पाए, तीसरी बार लिखोगे तो 100% आप लिख पाओगे। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग अप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मग अप एंड वॉमिटिंग, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड राइटिंग। समझ में आ रहा है? मैं आपको मग अप करने, मैं रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको वर्ड टू वर्ड लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सिंपल, आप लेट्स से अभी हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, बराबर है, उसमें अभी जो हमने पढ़ा सब फील्ड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सो वो पढ़ने के बाद यू क्लोज योर आईज, यू ट्राई टू रिकॉल कि हमने कौन से पेज पे कहां पे क्या पढ़ा, मींस ट्राई टू कैप्चर दैट स्क्रीनशॉट, द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग इन योर आईज। ओके, इट हैज गॉट मच बेटर मेगापिक्सल कैमरा, सो अबव 500। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पेज इन योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉल। एक बार माइंड में रिकॉल करने के बाद उसको लिख दो, नॉट एग्जैक्टली बट नियर टू। एक बार लिखो, 2 बार लिखो, वो जो याद रहेगा ना वो एग्जाम में एंड तक याद रहेगा। बट सिर्फ पढ़ के जाओगे और फिर एग्जाम में याद करने बैठोगे ना तो यू विल बी रिकॉलिंग ओनली 30% और 40%। काफी बार ऐसा नहीं होता, अरे कुछ तो था वो पेज नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड लाइन में कुछ तो था, वो एक वर्ड याद आ जाएगा ना तो मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस वो एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, आगे वाले को पूछा तो वो कुछ लिख रहा है, पीछे वाले को पूछा तो वो कुछ लिख रहा है, बट मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। बराबर है? नाउ व्हाई? लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। अब लिखना चालू करो। सेकेंड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन क्विक रिविजनरी नोट्स। ओन क्विक रिविजनरी नोट्स बोले तो ये जो समरी है ना उसको, उसका बेस लो, उसका हेल्प लो, और या तो डिट्टो टू डिट्टो समरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, देख देख के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर? एक बार देख देख के लिखो, दूसरी बार देखे बगैर लिखो, या तो वही समरी नोट्स को अब खुद कॉपी पेस्ट करो और उसमें एडिशंस करते जाओ पढ़ने के टाइम पे, या whenever you read, let's say मैंने अभी ये सब फील्ड्स पढ़ा तो मैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बना दूंगा कि भाई हाँ सब फील्ड्स में हाउ आई विल प्रिपेयर। सी इफ आई वेर इन योर प्लेस तो मैं सब ऐसे ही बनाता, सब फील्ड्स इन अकाउंट्स। ओके, आई नॉर्मली प्रिपेयर बाय माय चार्ट, आई अंडरस्टैंड चार्ट बेटर। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, HR अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं कुछ पढ़ा था वो मैं इधर छोटा छोटा लिख दूंगा, इधर कुछ पढ़ा था छोटा छोटा लिख दूंगा। बराबर है? नाउ दिस इज माय शॉर्ट नोट। अभी जब मैं ये चीज को नेक्स्ट टाइम देखूंगा ना तो मुझे पूरा पैराग्राफ याद आ जाएगा।
एंड माई रिविजन इज डन। समझ में आ रहा है? कभी नहीं भूलेंगे। सो लॉ यू विल रिक्वायर दिस टू अंडरस्टैंड अ लॉ एंड टू रिमेंबर अ लॉ यू विल रिक्वायर दिस टेक्निक। फॉर कम्युनिकेशन यू विल रिक्वायर दिस टेक्निक। फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन यू विल रिक्वायर दिस टेक्निक। बराबर है? तो जितना भी थियरी पेपर्स है ना, यू विल रिक्वायर दिस टेक्निक। सो ट्राई अडॉप्टिंग दिस टेक्निक। दिस इज फॉर थियरी। As far as practical is concerned, then don't audit the sum. Don't audit the sum बोले तो बताता हूं उसका एक एग्जाम्पल। See, I am making you aware from very first day or second day only because कि आप अभी से अपना माइंडसेट सेट कर लो। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि आप बोलते कि सर पहले बताया होता तो हम वैसे ही करते ना प्रिपरेशन। बराबर, अभी तो टाइम चला गया, अब इतना सारा कैसे लिखेंगे, कब अपना नोट्स बनाएंगे, कब पढ़ेंगे। बराबर है? तो आई डोंट वांट दिस एक्सक्यूज। चलो ये सम है। बराबर है? तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन लोग का एक मस्त हैबिट रहता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, दे लाइक टू वेरीफाई द वर्क ऑफ अदर्स, और उसमें चुगली करने का मजा आता है। बराबर है? उसमें गलती निकालने का मजा आता है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा गुड सोल्ड, हाँ 147 कहां से आया, ओके ये एंट्री से आया होगा, दिमाग में ये चलता है, ये एंट्री से आया होगा। बराबर है? गुड्स इन हैंड, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक है, ओके लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा वो कहां से आया होगा, कैलकुलेटर पे देख लेंगे, दिस माइनस दिस 15,000 मैच हुआ, हाँ आया होगा। फिर गुड्स परचेज, ओके ठीक है किया होगा। शॉप रेंट पेड, किया है पे, ओके देख लेते हैं, हाँ किया है, चलो 42,000 सरप्लस। दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। बराबर है? ऐसा पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट स्टूडेंट ऐसे खत्म कर देते हैं। ओके, एंड व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, जब ये एक्चुअली एग्जाम में सम आएगा ना, तब डाउट्स आएगा, गुड्स इन हैंड प्लस किया था कि गुड्स इन हैंड माइनस किया था। गुड्स इन हैंड इधर ये ऊपर था कि गुड्स परचेस्ड इधर था। अरे कुछ तो था 15,000 वाला, क्योंकि इधर 1,15,000 है, इधर 15,000 है, कुछ तो 15,000 ऊपर नीचे था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या था वो, क्या था। Why this happens? Because you haven't solved the sum. You have just audited the sum. You have just seen the sum, audited the sum, कौन सा फिगर कहां से क्या आ रहा है, कैलकुलेटर पे एक बार देख लिया। होता है कि नहीं होता है? बराबर है? होता ही है। ओके, सो पहले तो सबसे पहले तो इधर खुद से झूठ बोलना भी बंद कर देना। डोंट चीट योरसेल्फ। बराबर है? इसीलिए writing practice for theoretical subjects and for practical subjects you should solve each and every sum. मॉड्यूल में जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो सब के सब इलस्ट्रेशंस भले ही क्लास में सॉल्व किए हैं, घर पे जाके इसको दोबारा सॉल्व करने वाले हो। आप खुद से सॉल्व करेंगे तो डाउट्स दुनिया भर के आएंगे। हो सकते क्लास में डाउट्स नहीं आए, घर पे जाके डाउट्स आएंगे। डाउट्स दो ही केस में बच्चों के नहीं आते हैं, एक उसको सब कुछ आता है, दूसरा उसको कुछ नहीं आता है। बराबर है? नाउ यू हैव टू सिलेक्ट इन विच कैटेगरी यू आर। सब कुछ आता है, देन आई कैन एक्सपेक्ट ऑल 40 रैंक्स फ्रॉम वापी। बराबर है? कुछ भी नहीं आता है, देन आई एम नॉट टीचिंग प्रॉपरली। बराबर है? बट मैं पढ़ा रहा हूं और फिर भी आपके दिमाग में डाउट्स है, देन इट इज प्लस पॉइंट फॉर मी। Yes, you are trying to take it positively. ठीक है? So doubts are normal and they can come, and any single doubt is always welcome. Don't ever think कि ऐसा फुद्दू सा डाउट लेके जाएंगे तो सर क्या सोचेंगे। ओके, all doubts are welcome. तो सबसे पहले तो अपना जो पढ़ने का तरीका है वो चेंज कर देना। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। सेकेंड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर क्विक रिविजनरी नोट्स। क्विक रिविजनरी नोट्स योर बोला है, बराबर है? खुद का
ऐसा नहीं कि तू सेकंड चैप्टर का बना, तू थर्ड चैप्टर का बना, मैं फर्स्ट का बना रहा हूं, फिर हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। खुद के नोट्स खुद ही समझ में आते हैं और वो जल्दी समझ में आते हैं। दूसरों के चार्ट्स और दूसरे के नोट्स 10 बार पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उसने क्या लॉजिक लगाया है वो बनाने में, वो आपको नहीं पता है। मैं भी सब कुछ प्रिंटेड चार्ट्स वगैरह आपको दे सकता हूं, क्विक रिविजनरी नोट्स मैं भी बना के दे सकता हूं आपको, बट अल्टीमेटली आई एम स्पॉइलिंग यू बाय गिविंग स्पून फीडिंग। आई वॉन्ट यू टू मेक। इसीलिए कभी भी कोई भी चार्ट होता है, मेरे पास उसका प्रिंट आउट सब तैयार है, बट मैं स्टूडेंट्स को देता नहीं हूं। पहले आप मेरे साथ साथ क्लास में बनाओ, इफ यू रिक्वायर्ड देन आई विल सी योर बुक एंड आई विल गिव यू प्रिंट आउट। बट एक बार तो खुद बनाना ही पड़ेगा, उतना तो मेहनत करना ही पड़ता है। अभी सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना स्पून फीडिंग का आदत डालोगे उतना ही लेजी बनोगे, एंड लेजी पीपल्स नेवर बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। समझ में आ रहा है? So that is quick revisionary note. Third point, ये सब चीज आप लोग याद रखना। ओके, थर्ड पॉइंट, हाउ यू विल प्रिपेयर योर नोटबुक। जब भी नोटबुक बनाएंगे, ऑलवेज कीप एन इंडेक्स पेज। व्हेनेवर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स में, जब भी आप नोटबुक आपका अकाउंट्स का बनाते हो ना, द फर्स्ट पेज शुड बी एन इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में करने का क्या, कुछ नहीं करने का, उसमें एक ऐसा इंडेक्स बना लेने का, दैट इज सम नंबर 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर सम नंबर, पेज नंबर, आपके बुक के कौन से पेज नंबर पे वो सम है, ठीक है। रेफरेंस पेज नंबर, रेफरेंस पेज नंबर बोले तो ये सम मॉड्यूल का है कि ये सम अपने नौकर मटेरियल का या तो क्लासेस के मटेरियल का है, सो यू गिव दैट रेफरेंस। बोले तो मेरी बुक का 10 नंबर का पेज और अपना क्लासेस मटेरियल का 52 नंबर का पेज। देयर बाय अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो पेज नंबर 52 ओपन करो, अगर आपको आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन आपके सामने है, तो पेज नंबर 10 ओपन करो। ऐसा ही क्रॉस रेफरेंस आपके बुक में क्वेश्चन नंबर के बाजू में भी होना चाहिए कि बुक 1 पेज 10, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हो जाती है ना, बुक 2 पेज 10, बुक 3 पेज 10, ऐसा। इसका फायदा क्या मैं भी बताता हूं। एक तो ये क्रॉस रेफरेंस में टाइम कम वेस्ट होगा जब मुझे स्पेसिफिकली कोई सम को देखना है। अगर मुझे सम नंबर 10 देखना है तो मैं पहले तो मेरे सॉल्यूशन बुक में सर्च करूंगा कहां पे लिखा है, क्योंकि हम कभी ऑर्डर से शायद नहीं भी पढ़ाते हैं। मैं कभी पहले सम नंबर 10 पढ़ाऊंगा, फिर 9 पढ़ाऊंगा, फिर 5 पढ़ाऊंगा, फिर 1 पढ़ाऊंगा, फिर 2 पढ़ाऊंगा, बिकॉज हो सकता है मुझे वो सीक्वेंस मेंटेन करना है, क्रोनोलॉजिकल नहीं हो सकता है। सो विल स्टार्ट सर्चिंग सम। अच्छा, मुश्किल से सम मिला, टेक्स्ट बुक में तो है ही सिंक्रोनाइज मैनर में, ठीक है। फिर आप पूरा सम वहां से पढ़ेंगे, आंसर्स देखेंगे, सॉल्व करेंगे एंड ऑल। उससे बेटर ये सम में मेन पॉइंट दैट इज रिमार्क्स, किस चीज का सम है, राइट इट इन अ शॉर्ट। एसएलएम मेथड का सम है, ये डब्ल्यूडीवी मेथड का सम है, ये चेंज इन मेथड का सम है, क्या है ये। एसएलएम मेथड में सेल ऑफ असेट का सम है, ओके। सो मेंशन इन शॉर्ट दैट व्हाट दिस सम इज ऑल अबाउट, क्योंकि हर एक सम में एक ही मेन पॉइंट रहता है विच डिफाइंस अ क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड, नॉट माई एप्टीट्यूड और योर फ्रेंड्स एप्टीट्यूड, यू हैव टू रेट इट 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, ए, ट्रिपल ए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिमाग के बाहर की बात है, ऐसा वाला रेटिंग्स, बराबर है। सो यू शुड गिव रेटिंग्स इन दैट वे। समझ में आ रहा है? सो दिस शुड बी योर इंडेक्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अगेन इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर रिवीजन पर्पस, क्योंकि 12th में रिवीजन शायद हो जाता होगा एग्जाम्स के पहले, क्योंकि आपको 5-5, 6-6 दिन की छुट्टी की आदत है, बराबर, अनलाइक स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। बट सीए में एक ही छुट्टी है और वो एक छुट्टी में पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं होता है। बिलीव मी, वो नहीं होता है। कब रिवाइज होगा? जब ऐसा आपने कुछ काम किया होगा, क्विक रिविजनरी नोट्स बनाया होगा, तब जाके पूरा सिलेबस रिवाइज होता है। और जितना रिवीजन, एक बार विजन दिया होगा तो रिवीजन दोगे, समझ में आ रहा है?
क्यों इसको रिवीजन बोलते हैं? एक बार विजन दिया होगा तो रिवीजन दे पाएंगे, बट काफी बार स्टूडेंट्स आर लीजेंड्स, वो 2 दिन पहले तो बुक ओपन करते, फर्स्ट टाइम विजन ही तब पढ़ता है, तो रिवीजन तो दूर की बात है। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन्स इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग। क्लियर है? फिर मैं देखता हूं आपको कौन रोकता है पास होने से। ओके, इफ यू फॉलो सच काइंड ऑफ मेथड्स एंड यू स्टडी विथ योर सिंसियरिटी, मजूर वाला काम नहीं करना है, ठीक है?
कंसिस्टेंसी आ गया, और बिजनेस एंटिटी आ गया, कॉस्ट आ गया, मनी मेजरमेंट आ गया, अकाउंटिंग आ गया, फुल डिस्क्लोजर आ गया, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, डबल एंट्री। बचा गया कुछ? कितने हैं वैसे? पक्का? 13, 14, 13? कल ही गिनती करके आएगा। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू स्टडीड इन 11? इज्जत से बताना, कितने लोग ने ये चीज को 11 में पढ़ा है? पढ़ा है, ग्रेट। ऑप्शन में नहीं छोड़ा। हाँ, और बताओ क्या रहा है अभी इसमें? 13 बोल रहे हो ना, तो 2-3 तो और रहे होंगे। 3? यस, याद करो, याद करो। जिन लोग ने पढ़ा है वो डबल याद करो, गूगल नहीं करना। बराबर है। हाँ, गूगल की हेल्प नहीं लेना। ओके, ये सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ही देना है। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, भारी भारी टर्म यूज करते हैं सर। और बताओ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हाँ, ऐसे मत देखो मेरे सामने, आंसर देना है। यस, वापस से क्या क्या आ गया? देखो, बिजनेस एंटिटी आ गया, कॉस्ट आ गया, मनी मेजरमेंट आ गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ गया। अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है मुझे आपको समझाना पड़ेगा। फुल डिस्क्लोजर, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, डबल एंट्री, मैचिंग, कंसिस्टेंसी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या बचा? कुछ मेन चीज तो भूल रहे हो। याद करो, याद करो। पक्का किया गूगल? मटीरियलिटी आया नहीं आया? नहीं आया। मटीरियलिटी और कंसिस्टेंसी आ गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आ गया। प्रूडेंस, प्रूडेंस अलग से है जो फुल डिस्क्लोजर के साथ जाएगा। वेदर प्रूडेंस एंड फुल डिस्क्लोजर आर सेम? नो? पक्का? ओके, तो प्रूडेंस का कोई दूसरा नाम है क्या? कुछ तो है। ये सब लोग, ये सब कुछ आपको पता है और ये सब चीज आप मुझे ही सिखाने वाले हो, बराबर है? यस, प्रूडेंस, प्रूडेंस का कोई दूसरा नाम है क्या? याद करो, याद करो। कुछ तो था वो वाले पेज पे, वो वाले ऊपर की साइड, है ना? नहीं? ओके, तो आपके 13 फाइनल हुए। वर्ल्ड कप में तो 15 जाते, हम 13 को ही बेचते। चलो अभी डिस्कस करते हैं। We'll take each and every concept and we'll be discussing in detail. So,
मूविंग फर्दर विद आवर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। चलो एक एक करके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझते। द फर्स्ट वन वी आर टेकिंग इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? हाँ चलो बताओ क्या बोल रहे थे? बिजनेस एंड ओनर ऐसा तो कुछ बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस एंटिटी बोले तो क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मतलब क्या है इसका? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज सेपरेट। ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट। ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट। भाई क्यों? ओनर बोलता है, सॉरी टू इंटरप्ट, ओनर बोलता है कि भाई पैसा मेरा लगा, पैसा मेरा लगा, बिजनेस है, फैक्ट्री है। ड्राइंग अपना अच्छा है, कभी घमंड नहीं किया है आज तक, बराबर है। तो आप लोग बोल रहे हो कि ये दोनों चीज क्या है? अलग है, सेपरेट है। भाई क्यों? ये बोलता है भाई पैसा तो मेरा लगा है, इसमें पैसा मेरा लगा है, तो आप ऐसे अलग कैसे बोल सकते हो? एक मिनट, एक एक करके पहले उसको खत्म करने दो। लायबिलिटी इज डिफरेंट। ओके, नहीं कर सकता है कि नहीं करना चाहिए? ओके, तो आप लोग एक तो बोल रहे हो कि इधर लायबिलिटी अलग है, इट्स डिफरेंट। पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता है, बराबर है। हाँ आप कुछ बोल रहे थे। ओनर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, बट मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि ऐसा मानने का क्यों? जब पैसा मेरा लगा है, मेहनत मैं कर रहा हूं, फ्रूट्स भी मुझे मिलने वाला है, तो फिर ऐसा क्यों मानने का कि हम दोनों अलग अलग, हम दोनों जुदा जुदा? ओके, बिजनेस शटडाउन नहीं होगा, ओनर चेंज होता रहेगा, एकता कपूर की सीरियल के जैसा। 20 years jump, 80 years jump, 120 years jump, कसौटी जिंदगी के 10 साल पहले आई थी, अब वापस से आई 200 साल के बाद। ऐसा ही समझ लो, उनके टाइमलाइन के हिसाब से 200 साल हो गए, बराबर, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 50 साल का तो जंप मार लिया था। हाँ बोलो।
Why? Think. These are the only possible reasons. ओनर आता जाता रहेगा, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओनर may change, बिजनेस रिमेन्स कांस्टेंट. बस यही रीजन है. इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट चलो ये एक आप लोग ने बोला मुझे पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते. वाई? पैसा मेरा, चलाता भी हूं मैं, बिजनेस भी मेरा, तो मैं क्या अपने बिजनेस में से मेरे खुद के लिए खर्चा भी नहीं कर सकता? लॉजिकली आई एम आस्किंग यू. क्यों? कौन रोकेगा मुझे? चलो कौन रोकेगा? मैं अगर पाव वड़ा बेच रहा हूं, और 2-3 पाव वड़ा खुद खा लिया या तो दोस्तों को बुला के खिला दिया, तो उसमें मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, दोस्तों को पार्टी दिया, घर पे लेके गया, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इसीलिए ना, तो मैं मेरा पैसा तो कैसे भी यूज कर सकता हूं ना, नहीं कर सकता हूं. वही चीज मैं पूछ रहा हूं कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी था, तो वो लायबिलिटी आया कहां से? आप लोग ने अभी तक देखा है कि ओनरशिप मीन्स बैलेंस शीट में आप लोग ने अभी तक सिर्फ देखा है कि इधर ओनर्स फंड आता है, बराबर है. आई एम आस्किंग व्हाई दिस, what is the reason of keeping this over here? That is what I am asking, and you are giving me the same thing कि आता है, इधर आता है इसीलिए ऐसा है. I am asking इधर क्यों आता है? But that is what I am asking कि वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों बनता है, क्यों बनाया उसको लायबिलिटी, जबकि पैसा भी मेरा, बिजनेस भी मेरा, तो मैं उसको कैसे भी चाहे चला सकता हूं. ज्यादा भी ओनर हो सकते हैं, वो क्यों सफर करें? सो व्हेन देयर आर मोर देन वन ओनर्स, सोल प्रोप्राइटर तक का तो बात ठीक है, खुद कमाया, खुद खाया और खुद जल से किए, बराबर है. तो उस केस में इतना दिक्कत नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल. क्यों? आई एम जस्टिफाइंग द वर्ड क्यों. व्हाई बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर ट्रीटेड सेपरेटली? द ओनली रीजन इज द पर्सनल एक्सपेंडिचर. आप लोग ने बोला कि नहीं कर सकता है. आई आस्क्ड यू व्हाई ही कांट डेबिट पर्सनल एक्सपेंडिचर. आई वॉज एक्सपेक्टिंग एन आंसर कि सर वो जो प्रॉफिट मिलेगा ना, वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं होगा. जो प्रॉफिट मिलेगा वो बिजनेस वाला प्रॉफिट नहीं होगा, वो मिक्स प्रॉफिट होगा. पर्सनल प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट सब मिक्स हॉच पॉच प्रॉफिट हो गया. अब वही प्रॉफिट को लेके अगर मैं लोन लेने के लिए गया बैंक के पास, तो बैंक बोलेगा कि आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए कि आपको घर चलाने के लिए लोन चाहिए, आप पहले वो तय करो. हम बोलते मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो बोले इधर तो आप अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर लिखते हो. तो बोला हम ऐसे लोगों को लोन नहीं दे सकते हैं, हम केवल बिजनेस चलाने के लिए लोन दे सकते हैं, इसलिए हमको बिजनेस का क्या पोजीशन है, प्रॉफिट है, वो दिखाओ. ओके, दैट इज अ वन सिंपल लॉजिक. The profit which is derived should be pure from a business activities. इसीलिए बिजनेस सिंपल टर्म्स में कहता है कि भाई देख, तू भी और मैं भी, हम दोनों वैसे एक, बट
लेट अस हैव दिस वर्चुअल स्पेस बिटवीन अस। तू जो भी पैसा मुझे देगा, बिजनेस कहता है, कौन कहता है? बिजनेस कहता है ओनर को, तू जो भी पैसा मुझे देगा मैं उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता हूं। बोले तो ये पैसा आज नहीं तो कल तेरा ही है, तुझे ही वापस मिलेगा, बराबर है। बट तू ये पैसा सिर्फ मुझे दे रहा है ऐसा रख। बिजनेस तुझे जो भी पैसा देगा वी विल बी ट्रीटिंग एज एन असेट, वी विल बी ट्रीटिंग एज एन असेट। क्यों? क्योंकि ओनर से पैसा लेना है, ठीक है। तो वेदर ड्रॉइंग्स इज एन असेट और इट इज एन लायबिलिटी? ड्रॉइंग इज एन असेट और लायबिलिटी? ड्रॉइंग इज एन असेट, ड्रॉइंग इज एन असेट फॉर बिजनेस, ड्रॉइंग इज एन असेट फॉर बिजनेस, ड्रॉइंग इज एन असेट फॉर बिजनेस। वो बात अलग है कि एक ही बैलेंस शीट में एक से लेने का एक से देने का वो दिखता अच्छा नहीं है, इसीलिए हम ड्रॉइंग्स को इधर माइनस करके दिखाते हैं। बाकी ड्रॉइंग्स इज एन असेट फॉर बिजनेस। इफ कैपिटल इज अ लायबिलिटी और फॉर अ बिजनेस, ओनर्स फंड इज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस, कि बिजनेस को पैसा देना है तो बिजनेस ऑलरेडी जो पैसा दे दिया है दैट इज रिसीवेबल फ्रॉम ओनर, तो ड्रॉइंग इज एन असेट। समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट अ सिंपल लॉजिक इन केस ऑफ वायर, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। हाँ क्या आप कैसे दिखाते हो ड्राइंग्स को? लेस करके दिखाते हैं ना। तो लेस करके दिखाते हैं, इट मीन्स कि जब भी आप कुछ लेस करते हो इट मीन्स कि ऑपोजिट साइड की आइटम है। जब भी कुछ लेस करते हो इट मीन्स कि ऑपोजिट साइड की आइटम है। अब ड्राइंग्स को मैं अगर असेट में दिखा देता हूं और कैपिटल को मैं बिजनेस में दिखा देता और लायबिलिटी में दिखा देता हूं तो क्या होगा? लेट्स से मिस्टर एक्स इज एन ओनर, तो मिस्टर एक्स को पैसा देना है, मिस्टर एक्स से पैसा लेना है, एक ही बंदे से पैसा लेना है देना है, और वो भी बैलेंस शीट में अच्छा नहीं दिखता है। इट इज नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन। बेटर शो इट ऑफ नेट, कि क्या नेट पोजीशन है, क्या उसको देना है कि उससे लेना है। इसीलिए ड्राइंग्स को इधर माइनस करके दिखाते, बराबर है। तो नेट पोजीशन पता चलेगा कि नेट बिजनेस ने कितना पैसा लिया है ओनर से। क्लियर है? एनी डाउट्स? तो ये सोल प्रोप्राइटर का हुआ। पार्टनरशिप की जब बात आती है, पार्टनरशिप की और कंपनी की बात आती है, तो ऐसा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता गया, सोल प्रोप्राइटर हैज अ लिमिटेशन। वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक भाग सकता है? वापी तक भाग सकता है। बट लेट्स अभी उसको बिजनेस एक्सपांड करना है, ही वांट्स टू इंक्रीज इट फुटस्टेप्स इन नियर बाई एरिया, साउथ गुजरात में, वलसाड़ में एक्सटेंड करना है, सिलवासा दमन में एक्सटेंड करना है, उमरगा में एक्सटेंड करना है, उसको सूरत तक जाना है, बराबर, उसको पूरा गुजरात कैप्चर करना है। तो वो अकेला नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा? वो फ्रेंड्स को साथ में लेके चलेगा। वो और 5-6 बंदे, लेट्स से सूरत में एक बंदे को हायर किया, अहमदाबाद से एक बंदे को हायर किया, इधर वलसाड़ साइड से एक बंदे को हायर किया, सबके साथ बैठ के तय करेगा और फिर बिजनेस करेगा, मिलजुल के बिजनेस करेंगे। तो देयर इज एन एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। अब अगर एक बंदा अपना घर का खर्चा डालता है, भाई मैं मूवी देख के आया, बिजनेस में से पैसा दो, तो दूसरे 10 बंदे अपने सब एक्सपेंडिचर डालेंगे, बराबर है। मैं चाय पी के आया, ओके, मैं घूम के आया, बोले तू कहां घूमने गया था? गोवा, मैं भी जाऊंगा गोवा घूमने, मैं भी मॉरिशस जाऊंगा घूमने, ओके। फिर एक मॉरिशस घूम के आया, बोले नहीं मैं तो यूएस की टूर करके आऊंगा। नाउ दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो उसमें बिजनेस बाजू पे रह जाएगा, P&L बनेगा, वो सब पार्टनर्स का बनेगा। समझ में आ रहा है? Again, you won't have that true and fair business profit. Again, you won't have what? True and fair business profit. So again, separate entity concept, business entity concept says by तू अलग मैं अलग। तू जितना भी पैसा बिजनेस से लेगा, चाहे यूएस घूमना है, चाहे मॉरिशस घूमना है, चाहे गोवा घूमना है, चाहे मूवी देखने जाना है, कुछ भी चाहिए, बिजनेस आपको पैसा देगा, बट वो अपने अकाउंट में लिख लेगा। आप जब आते हो बिजनेस में ज्वाइन होते हो, आपको कुछ पैसा लेके आना है, वो बिजनेस आप
ऐसा बताएगा कि बिजनेस से आपसे पैसा उधार लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिंपल कॉन्सेप्ट, कंपनी वन स्टेप अहेड, पूरे इंडिया में फुटिंग डालना है, आई वॉन्ट टू गो इंडिया वाइड, बराबर है? तो 1 लाख 2 लाख 50 लाख शेयर होल्डर्स, सबका खर्चा डालेंगे। अंबानी का शादी क्या है, मीन्स अंबानी के बेटे का शादी क्या है, कितना खर्चा किया मस्ती मस्ती में? 350 करोड़। बोल हमारे भी घर में शादी है, डालो बिजनेस में पैसा। रिलायंस का शेयर होल्डर इज ओनर, यस और नो? तो अगर वो 350 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री के बिजनेस में से गए हैं तो सब शेयर होल्डर्स बोलेंगे हमारे भी घर में शादी है, हमको भी दे दो थोड़ा बहुत, कुछ नहीं तो अपने शेयर जितना ही दे दो। समझ में आ रहा है? सो बेटर कीप दैट डिस्टेंस। अलग अलग, and this is a universally accepted principle. This is what? Universally accepted principle. The first rule when you start a business, the first rule of accounts, the first rule when you start a business, that you have to have a mindset that there is a virtual wall between you and your business. There's a virtual wall between you and your business. Okay, नो डाउट पैसा आपका, मेहनत आपका, आपने उसी को आपने बनाया, बट स्टिल देयर इज अ वर्चुअल वॉल। जो भी देंगे वो लायबिलिटी है इस बिजनेस का, जो भी लेंगे वो बिजनेस का असेट है, बराबर है? क्यों? क्योंकि हम अकाउंट्स बनाते हैं, वो बिजनेस का बना रहे, आपका नहीं बना रहे। क्लियर है? जब आपका बनेगा तब वो नजरिए से आपका खुद का पर्सनल अकाउंट्स बनाएंगे। क्लियर इतना? So that is what business entity or else separate legal entity concept. क्योंकि taxation, this is also required for tax purpose, कि कौन सी अमाउंट पे टैक्स भरेंगे? तो नॉर्मली प्रॉफिट पे टैक्स होता है, बराबर है? टैक्सेशन इज लिंक्ड विद प्रॉफिट। बिजनेस जितना प्रॉफिट कमाएगा उसके हिसाब से टैक्स भरेगा। तो अगर सबके पर्सनल एक्सपेंडिचर अंदर आ गए तो यू डोंट हैव करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, means you don't have correct tax liability, and ultimately who suffers? Government suffers. Bankers, money lenders, they give loans, they give money on the basis of standing of a business. अब सब पर्सनल चीजें वहां पे होगी, and they also will not be able to understand कि भाई इसमें बिजनेस का क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या चल रहा है, बराबर है? The transactions, which transaction we take? The monetary transaction, but monetary transaction related to our business, monetary transaction related to our business. Clear hai itna? Okay, so that is what my separate entity concept. Then we move on to the next concept, that is हमने इधर पीरियोडिसिटी नहीं लिखा ना, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, या तो अकाउंटिंग लिखा था ना, अकाउंटिंग पीरियड कर देना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न, द नेक्स्ट। सो वी हैव डिस्कस्ड बिजनेस एंटिटी, नाउ वी मूव ऑन टू गोइंग कंसर्न। व्हाट डू वी मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? Going concern. What do you mean by going concern concept? Should means compulsion.
assumes. So whether it is an assumption or it is a concept. That difference between assumption and a concept. Assumption differs from country to country, business to business. Concepts remains constant irrespective of business, irrespective of country. So whether going concern is a concept or it is an assumption. If it is concept, then it should remain constant. बराबर है? Yes or no? If it is a concept, then it should remain constant. अब मुझे ये बताओ कि आप लोग जब फनफेयर किया है, फनफेयर में स्टॉल वॉल लिया था, हाँ, तो कितना टाइम चला वो बिजनेस? क्या वो बिजनेस नहीं था? था। कितना टाइम चला? 1 day 2 day। क्यों? वो क्यों गोइंग कंसर्न नहीं? स्टॉल तो रखो भाई, ये तो चलता ही रहेगा। वाई बिजनेस ना चालू किया था ना, चालू किया था नहीं किया था बिजनेस? क्यों 2 दिन में उसको खत्म कर दिया? बट अजम्पशन था ना। हाँ, तो इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ कंसेप्ट। कंसेप्ट होता कि वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता ही रहेगा, तो फनफेयर के लिए भी एप्लीकेबल होता। मैंगो बिजनेस कितना चलेगा? 3-4 महीना। वाड़ी है, हाँ है, कितने पेड़ है? 100 पेड़ है। चलो, इन्वेस्टमेंट मेरा, वाड़ी आपका, निकालो बेचो, बराबर, जो भी प्रॉफिट होगा 50-50। कितना चलेगा ये? 3 महीना। क्या चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा? ओके, सो वेदर इट इज कंसेप्ट और कन्वेंशन, whether it's concept means whether it is an assumption or it is a concept, it's an assumption, it's more of assumption, no doubt it is a concept कि mindset है वो चलता रहेगा, but at the same time we have to put a break for some business, there is an exception, seasonal business, बराबर है, joint ventures, partnership for a shorter durations, this concept may not work. Clear है? Okay, so this going concern will also come over here, conventions में. This going concern will also come over here in conventions. समझ में आया? It is concepts, it is as well as it is an assumption as well, that my business will go on and on and on and on. Yes, my heart will go on and on and on. No. Why so? Why? मान लिया आप लोग ने बोला कि मेरा बिजनेस है वो आज टुडे से लेकर nth ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। परचेज ऑफ बहुत भारी टर्म लाया, अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। ओके, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, ऐसा तो क्या करने का? अपना अजम्पशन बता देने का, 15 दिन में पैसा डबल, बराबर है। अपना तो बिजनेस है, चलता रहेगा, फिर 15 दिन के बाद ना ही तो ऑफिस दिखता है, ना ही तो पैसा दिखता है, ना ही तो पैसा लेने वाली दिखती है, बराबर है। फिर हेरा फेरी पार्ट 2, समझ में? जस्ट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। Yes. Why so? Purchase of asset. Explain.
इट आल्सो डिपेंड्स दैट कि अगर हमको छोटा बिजनेस लगा तो हमको करंट असेट्स चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड असेट्स चाहिए, एंड वो डिसीजन ऐसा है कि सर इरिवर्सिबल रहेगा, हम लोग उसको जल्दी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो इरिवर्सिबल रहेगा कि हम लोग रातों रात उसको चेंज नहीं कर सकते डिसीजन को। अगर फिक्स्ड असेट्स हम लोग खरीद लिए एंड अगले दिन दिमाग में आया कि ये बिजनेस नहीं डालेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग डायरेक्ट चेंज कर दें, हम लोग अच्छे सोच के एंड देन ओनली वी हैव टू टेक नेक्स्ट स्टेप। समझ में आया? क्या बोला, समझ में आया? चलो, क्या समझ में आया समझाओ। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंडिचर्स असेट पे डिसाइड करेंगे कि लाइक ये परचेज करना है या छोटा वाला, मतलब मशीनरी परचेज करना, छोटा गेन बड़ा गेन। तो इफ हम 2-3 इयर्स के लिए ले तो हम छोटा परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, बट इफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 10 इयर्स के लिए हमने डिसाइड किया है तो उसके लिए बड़ा परचेज करेंगे, क्योंकि बार बार परचेज करके हमारा इसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। Okay, so that is for going concern. Means that is the reason of going concern. See, what he said is कि जो हम असेट परचेज कर रहे तो उसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो कुछ करंट असेट बोला, फिक्स असेट बोला, बहुत हैवी टर्म यूज करते हैं भाई, बराबर है, वो मेरे से भी समझ में नहीं आता है। तो हाँ, ऐसा कुछ तो यूज किया, करंट असेट, फिक्स असेट, बराबर है, फिर इरिवर्सिबल डिसीजन, है ना, हाँ, फिर वो एक्सपेंडिचर हमको कब पे करना है, कब नहीं करना है। यस, ओके। सो इन शॉर्ट what he meant to say was that the going concern concept is an assumption just to make us believe that if we have purchased an asset, so whether to classify it as a long term asset or to classify it as a current asset. I hope you know when can we classify as a long term and when can we classify it as a current. Okay. Further, क्रेडिट पे तो गुड्स परचेज और सेल होता ही है, समझ में आ रहा है, वो भी आपको पता है, बिकॉज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक ये भी है, आगे आएगा, दैट वी फॉलो मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बराबर है, कि भाई सेल आज किया पैसा आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल तक पैसा आएगा, बराबर है। तो उसको हम क्या क्लासिफाई करते हैं, पैसा बाकी है, क्रेडिट सेल को कैसे क्लासिफाई करते हैं? बराबर है, आम का बिजनेस 3 महीने का, क्रेडिट चलाएंगे? नो, पैसा पहले रखो फिर बॉक्स लेके जाओ, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमको ये बिजनेस में डेटर्स क्या, क्रेडिटर्स क्या, प्रीपेड एक्सपेंस क्या, आउटस्टैंडिंग क्या, कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज वी नो इट इज फॉर शॉर्टर टाइम। But when it is an assumption that it will go on and on and on, तो एक तसल्ली के लिए पैसे का तो क्या है, आज है कल नहीं है, परसों है, तो आज 1 साल नहीं आएगा, दूसरे साल तो आएगा,
तीसरे साल आएगा, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड इट इज गोइंग कंसर्न, एंड दिस अजम्पशन मेक्स अस टू अंडरस्टैंड 3 more कॉन्सेप्ट्स जो हम धीरे धीरे करके देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग, इट इज रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द असेट्स एंड लायबिलिटीज. Classify the assets and liabilities, to classify income and expenditures. This is the basic purpose of going concern. This is the basic purpose of what? Going concern. इसलिए आप कभी कभी देखते हो कि since 1990, 1900, 125 years, 100 years, 200 years, है ना? तो क्या अभी भी वो हर लोग तो वो चेंज, आप लोग ने मुझे यहां पे बताया था ना, ओनर में चेंज, वो इधर नहीं, इधर ओनर में चेंज बट बिजनेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. क्लियर है? एनी डाउट्स? सो दैट इज व्हाट अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. वन मोर एंड लास्ट फॉर टुडे. Periodicity concept. What do you mean by periodicity concept? बोलो periodicity concept. क्या कहना चाहता है? नो, हाँ, ओके, और one answer I received was for balance sheet, rather for final accounts purpose. But that is the outcome of this concept. Why this concept? Or financial year, calendar year is fine, comparison fine, but again the basic requirement of this concept, position of the business, position of the business. गोइंग कंसर्न ने क्या बोला? तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, है ना? गोइंग कंसर्न ने क्या बोला? तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी. समझ में आ रहा है? nth ईयर तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. अब आप सोचो, एमडीएच वाले दादाजी आज वो अगर पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैंने पिछले 60 सालों में क्या कमाया, मुझे तो आज अभी बैलेंस शीट बनाने का है, चलेगा? बोलो बिजनेस गोइंग कंसर्न था ना, तो मैं तो चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. गोइंग कंसर्न ने बोला चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, पैसा डालता गया, अर्न करता गया, सेल करता गया, कमाता गया, घर बार अच्छा चल रहा था, तो कभी पीछे मुड़ के आज तक नहीं देखा. अब आज 60 साल के बाद, 70 साल, 80 साल, 100 साल के बाद अभी मुझे पीछे मुड़ के देखना है कि मैंने कितना कमाया.
Valid? Whether it is logical? No. So periodicity concept is a micro concept. Going concern is a macro level concept. It says that you have to assume that your business will go on and on and on. Periodicity concept हमको ये बताता है कि भाई कुछ टाइम के बाद रुक भी जाओ, पीछे मुड़ के देखो तो सही कि आपने क्या किया, आप कहां पे हो, आपने कुछ कमाया कि बस ऐसे ही पैसे उड़ा रहे हो। जिन लोगों को आपको पैसा लौटाना है, किस किस को लौटाना है वो तो देखो, किन किन से पैसा लेना है वो तो देखो, कौन आपको पैसा दे रहा है उस पर तो जरा फोकस करो, आपके पास क्या क्या असेट है वो तो एक बार देखो, चेक करो। समझ में आ रहा है? सो इन शॉर्ट यू हैव टू स्लाइस दिस गोइंग कंसर्न into some time period which is an amicable, which is acceptable and which is logical. तो क्या 2-2 साल? बोले नहीं। क्या 15-15 महीना? बोले नहीं। बोले 12 months is a enough time whereby business will see the whole cycle of environment. बराबर है? 12 महीनों में वो सब सीजन्स देख लेगा, सब अप्स एंड डाउन्स देख लेगा, और 12 महीनों के बाद साल भी चेंज हो जाता है। तो आप बेटर है कि यू टेक अ टाइम फ्रेम ऑफ 12 months. So after every 12 months, if this is your going concern line, then after every 12 months you should go for a review. You should go for a review to check what is going on a business. And this 12 months में आपको financial statements बनाना है which will give you your position. ठीक है? So why this periodicity concept? Just to stop us, to look us back and to check where we stand. इसीलिए हर 12 months में हम P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्लियर है इतना? बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आवर बिजनेस इज स्लाइस्ड इनटू 12 months टाइम गैप एंड वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी 12 month नॉर्मली। बट जैसे मैंने बताया, मुझे 6 months चाहिए मैं बना सकता हूं, मंथली चाहिए मैं बना सकता हूं, मुझे डेली चाहिए मैं बना सकता हूं। ओके, बट दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट टू प्रिपेयर ऑन अ ईयरली फॉर्मेट वी प्रिपेयर। नाउ यू टेल मी दैट, आप लोग ने ऊपर मुझे बताया कि वेदर टू गो फॉर अ फाइनेंशियल ईयर और टू गो फॉर अ कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल से चालू होगा टू 31 मार्च, ये भी 12 महीना है। कैलेंडर ईयर बोले तो 1/1 से चालू होगा 31/12 तक। तो बोलो हम क्या फॉलो करते हैं? कंपलसरी है, कंपलसरी है। क्या मैं बस ये फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर में ही खेल सकता हूं? क्या मैं जुलाई टू जून नहीं ले सकता? क्या मैं अक्टूबर टू सितंबर नहीं ले सकता? यूनिवर्सल बोलता है 12 महीने लो, ये नहीं बोलता है कि कौन से 12 लो। समझ में आ रहा है? पीरियोडिसिटी इसीलिए वो कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो बोलता है 12 months लो, ये नहीं बोलता है कौन से 12 months लो। एज कंफर्टेबल टू बिजनेस। तो क्या मैं अलग अलग नहीं ले सकता? बोले ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ले सकते हो। बट फर्क कहां पे पड़ेगा? जब आपको यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक में दिखाना होगा, कंपैरिजंस करना होगा बाकी की कंपनीज के साथ, टैक्सेशन इंडिया में टैक्सेशन अथॉरिटीज को देना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट अगर आपको फॉलो करना है तो फिर लोचा होगा।
क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 लो, whatever companies are being registered under Companies Act 2013 has to compulsory follow financial year. If you are liable to pay tax in India, then you have to follow, means you have to prepare books of accounts or you have to calculate the tax liability as per financial year profit. इनकम टैक्स में अगर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना पड़ता है। तो बोलते हैं कि जुलाई टू जून करो, कोई बात नहीं, कुछ तूफानी करो, बराबर है। बट इधर क्या होगा, दिस वुड बी वन सेट ऑफ अकाउंट्स फॉर योर ओन तूफानी पर्पस, बराबर है, खुद की जिद के वजह से, और फाइनेंशियल ईयर आपको दूसरा सेट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो यही मांगते हैं। तो आप दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो अगर आप में ताकत है तो। समझ में आ रहा है? कैलेंडर ईयर फॉलो करना है, ठीक है, कैलेंडर ईयर फॉलो करो, बट इंडिया में ये दो पर्पस के लिए तो फाइनेंशियल ईयर चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए काफी मल्टीनेशनल कंपनीज को ये दिक्कत होता है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया नॉर्मली दे फॉलो कैलेंडर ईयर। एमएनसीज बोले तो होल्डिंग मेन कंपनी वहां की होगी, ये तो एक छोटा सा बच्चा होगा इधर, बराबर है। तो इसका अकाउंट्स बनाएगा इंडिया के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर, वो वही चीज का अकाउंट्स उधर भी मर्ज होगा, तो उनको वापस से पूरा अकाउंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलेंडर ईयर में। समझ में आ रहा है? सो देयर कैन बी क्लैश, ओके, देयर कैन बी क्लैश, क्लियर है? बट इन शॉर्ट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको स्टॉप करना है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट सम पॉइंट इज 12 months, यू हैव टू लुक बैक एंड यू हैव टू एनालाइज योर पोजीशन। क्लियर है इतना? दैट इज व्हाट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट सेज। बनाते क्वार्टरली रिव्यू सब आता है, कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, इंडिया में भी लिस्टेड कंपनीज के लिए है, यू हैव टू प्रिपेयर क्वार्टरली रिव्यूज, बराबर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फाइनल प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड क्वार्टरली रिव्यूज आर समथिंग डिफरेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरली ऑडिटेड, ऑडिटेड बोले तो दे आर ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सर्टिफाइड, या ये जो प्रॉफिट लिखा है ना वो सही है। मंथली बैलेंस शीट, क्वार्टरली बैलेंस शीट्स, दे मे बी अनऑडिटेड, दे मे बी ऑडिटेड, दे मे बी अनऑडिटेड, ऐसा है, बराबर है। सो देयर इज अ डिफरेंस। एक बार सीए का सिग्नेचर लग गया कि ये बैलेंस शीट ओके है, इट मींस वो पूरा वर्ल्ड उसको बिलीव करेगा कि ये ओके है। अगर उसमें कुछ भी गोची निकला तो सीए भी जाएगा, मैनेजमेंट भी जाएगा, दोनों जाएगा, बराबर है। तो इतना वैल्यू है अपना सिग्नेचर का, और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट तक, बाकी के कॉन्सेप्ट्स कल डिस्कस करते हैं। अगेन सेम रिक्वेस्ट, डोंट रीड फर्दर, मेरे से आगे नहीं रहना, मेरे से पीछे नहीं रहना, मेरे साथ रहना।